हेलो हेलो हेलो। आइए अब शुरू करते हैं। देखिए क्या है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। महापरिनिर्वाण क्या हुआ? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद। और पहली बौद्ध संगति कहां हुई थी? तो राजगीर में हुई। अब हम देखते हैं कि प्रथम बौद्ध महासभा के आयोजन से माना जाता है 483 ईस्वी पूर्व। प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन राजगीर की धरती पर हुई थी। उस समय शासक अजातशत्रु था। प्रथम बौद्ध महासभा की अध्यक्षता एक विद्वान ने किया था जिसका नाम महाकश्यप था। प्रथम बौद्ध महासभा के समय महात्मा बुद्ध के उपदेशों को दो भागों में बांटा गया था, सूत पीठक एवं विनय पीठक। सूत पीठक का संकलन महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने किया था, तो विनय पीठक का संकलन महात्मा बुद्ध के शिष्य उपाली ने किया था। सूत पीठक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन मिलता है, तो वहीं पर सूत पीठक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन मिलता है, तो विनय पीठक में बौद्ध संघ के नियम का। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जवान ये बताओ, अभी आज जो स्वतंत्रता संग्राम का जो हम 100 क्वेश्चन का महामैराथन लिए थे, क्या उसमें भाग लिया था? अच्छा देकर देखिए यहाँ पर प्रथम बौद्ध महासभा, प्रथम बौद्ध महासभा, प्रथम बौद्ध महासभा, प्रथम बौद्ध महासभा के आयोजन समय क्या माना जाता है? 483 ईस्वी पूर्व प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहां? राजगीर। राजगीर के कहां? तो सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा। उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु। उस समय शासक था अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध महासभा की अध्यक्षता एक विद्वान ने किया था जिसका नाम महाकश्यप था। प्रथम बौद्ध महासभा की जब बात करते हैं, प्रथम बौद्ध महासभा से महात्मा बुद्ध के उपदेश को कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में बांटा गया। कौन? तो सूत पीठक, सूत पीठक और विनय पीठक। सूत पीठक एवं विनय पीठक। सूत पीठक का संकलन कौन किया था? महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने किया था। अब विनय पीठक का संकलन महात्मा बुद्ध के शिष्य उपाली ने किया था। सूत पीठक में किसका वर्णन मिलता है? तो महात्मा बुद्ध के उपदेश का, महात्मा बुद्ध के उपदेश का वर्णन मिलता है। तो विनय पीठक में बौद्ध संघ के नियम का, किसका? तो बौद्ध संघ के नियम, बौद्ध संघ के नियम का वर्णन मिलता है। अब हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र की बात करते हैं तो याद रखना है, और तृतीय बौद्ध महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र की धरती पर हुई और इसका समय माना जाता है 251 ईस्वी पूर्व। तृतीय बौद्ध सभा के आयोजन का एक डेट और भी मिलता है, वह है 255 ईस्वी पूर्व। अब यहाँ पर तृतीय बौद्ध महासभा की अध्यक्षता एक विद्वान ने किया था और जिसका नाम था कौन? तो मोगली पुत्र तीस, मोगली पुत्र तीस। तृतीय बौद्ध महासभा का आयोजन उस समय मगध का शासक कौन था? उस समय कौन था? अशोक था, अशोक था। याद रखना है। गया में क्या हुआ था? तो गया के निकट उरुबेला के, गया के निकट उरुबेला नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध अपने 5 साथियों के साथ 6 साल तक कठोर तपस्या की, कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार हो जाए। प्रथम बौद्ध महासभा के आयोजन का समय क्या है? प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन समय है 483 ईस्वी पूर्व। प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर। राजगीर में कहाँ? सप्तपर्णी गुफा। शासक कौन था? अजातशत्रु।
अध्यक्षता एक विद्वान ने किया जिसका नाम महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा सखर महात्मा को बुद्ध के उपदेश को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? सूत पीठक एवं विनय पीठक। सूत पीठक का संकलन महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने किया था। सूत पीठक में महात्मा बुद्ध के उपदेश का वर्णन मिलता है। विनय पीठक का संकलन कौन किया? तो पाली ने किया था। इसमें किसका? तो बौद्ध संघ के नियम का वर्णन मिलता है। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध महासभा हुआ। इसका समय क्या है? 251 ईस्वी पूर्व। कहीं कहीं इसका समय 255 ईस्वी पूर्व मिलता है। तो ये तृतीय बौद्ध महासभा के समय शासक कौन था? तो अशोक था। अध्यक्षता एक विद्वान ने किया जिसका नाम मोगलीपुत्र तीस था। यहाँ गया है। गया के निकट कहाँ? उरुबेला नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध कितने साथियों के साथ? 5 साथियों के साथ। क्या साल तक तपस्या की? 6 साल तक तपस्या की। और लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने कौन सा मार्ग अपनाया था? तो मध्यम मार्ग अपनाया था। कौन सा मार्ग? मध्यम मार्ग अपनाया था। मध्यम मार्ग अपाइए। यहां देखिए, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? 23 बताना। 23 इसको बताएं, तब तक हम कुछ चीज देखते हैं। आगे बढ़ जाए। आप आइए, यहां पर देखिए, और निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी ठहराया? तो मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर ने सिंधु सभ्यता पतन के लिए आर्य आक्रमण को, आर्यों के आक्रमण को उत्तरदायी ठहराया। और याद रखना, यानी इंद्र। ऋग्वेद में, ऋग्वेद की बात करते, ऋग्वेदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। इंद्र का उल्लेख 250 सूक्तों में हुआ है। इंद्र की उपाधि पुरंदर थी। पुरंदर का अर्थ होता है किला को तोड़ने वाला या किला को जीतने वाला। और इंद्र युद्ध एवं वर्षा के देवता थे। इंद्र युद्ध एवं वर्षा के देवता थे। यानी अगर कोई योद्धा युद्ध में जा रहा है तो इंद्र को पूजा करता था, और बारिश नहीं होती थी तो इंद्र की पूजा की जाती थी। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, ऋग्वेद ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ऋग्वेदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। इंद्र का उल्लेख कितने? 250 सूक्तों में हुआ। कितने सूक्तों में? 250 सूक्तों में। इंद्र की उपाधि क्या थी? पुरंदर थी। और पुरंदर का अर्थ क्या होता है? किला को जीतने वाला। किला को जीतने वाला। आइए यहां पर, इंद्र कौन थे? इंद्र युद्ध एवं वर्षा के देवता थे। इंद्र युद्ध एवं वर्षा के देवता थे। याद रखना है, इंद्र युद्ध एवं वर्षा के देवता थे। और याद रखना, ऋग्वेदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो ऋग्वेदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। इंद्र का उल्लेख कितने सूक्तों में? 250 सूक्तों में। इंद्र की उपाधि क्या थी? पुरंदर। पुरंदर का अर्थ होता है किला को जीतने वाला। और इंद्र क्या थे? तो युद्ध एवं वर्षा के देवता थे ना। जॉन मार्शल की अब हम बात करते हैं। तो याद रखना, हड़प्पा का उत्खनन कार्य 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में प्रारंभ किया था। और याद रखना है, हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। अब देखें, यहाँ हड़प्पा की बात करते हैं। तो हड़प्पा का उत्खनन कार्य, हड़प्पा का उत्खनन कार्य 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। हड़प्पा का उत्खनन कार्य 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में प्रारंभ किया था। हड़प्पा कहाँ है? तो वर्तमान समय में पाकिस्तान के कहाँ? पंजाब प्रांत के। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कहाँ? मोंटगोमरी जिले में। मोंटगोमरी जिले में किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, पंजाब
रावी नदी के तट पर स्थित है। आइए यहाँ पर अब एक बार हो जाता है। प्रश्न ये रहेगा कि हड़प्पा की जब हम बात करते हैं तो हड़प्पा का उत्खनन कार्य कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी। और हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में कौन? तो दयाराम साहनी। किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन में। हड़प्पा कहाँ? पाकिस्तान। कहाँ? पंजाब प्रांत। कौन जिले? मोंटगोमरी जिले में। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर स्थित है। आप आइए यहाँ पर आगे की ओर देखो। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किया जाता था? यह चालुक्य राजवंश। याद रखना है, बादामी की जब बात करते हैं, बादामी वर्तमान समय में कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। बादामी के चालुक्य राजवंश की स्थापना जय सिंह ने किया था। तो बादामी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में अंतर होता है। संस्थापक उसे कहते हैं जो किसी राजवंश की स्थापना तो कर दिया लेकिन उसे मजबूत स्वरूप नहीं दे पाया। वास्तविक संस्थापक उसे कहते हैं जो साम्राज्य को मजबूत स्वरूप देता है और जिसके बल पर साम्राज्य लंबी दूरी तय करती। इस प्रकार बादामी की बात करते हैं तो देखें यहाँ पर, बादामी वर्तमान समय में, बादामी वर्तमान समय में कहाँ? कर्नाटक के कहाँ? तो बीजापुर जिले में स्थित। बीजापुर, कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। बादामी को हम किस नाम जानते हैं? बादामी को हम वातापी के नाम से, जब ही नाम से जानते। बादामी के चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो स्थापना किया था जय सिंह ने किया था, जय सिंह। बादामी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? पुलकेशिन प्रथम को। पुलकेशिन प्रथम को। याद रखना है, संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में अंतर होता है। संस्थापक उसे कहते हैं जो किसी राजवंश की स्थापना कर दिया लेकिन उसे मजबूत स्वरूप नहीं दे पाया। वास्तविक संस्थापक उसे कहते हैं जो साम्राज्य को मजबूत स्वरूप देता है और जिसके बल पर साम्राज्य लंबी दूरी तय करती। इस प्रकार बादामी कहाँ है? देखना है बादामी कहाँ है। तो बादामी वर्तमान समय में कर्नाटक के कहाँ? तो बीजापुर जिले में से। बादामी को किस नाम जानते हैं? प्रतापी। बादामी के चालुक्य राजवंश की स्थापना कौन किया? जय सिंह। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता? पुलकेशिन प्रथम। क्लियर? आइए यहाँ पर चोल राजवंश की बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखना है, चोल राजवंश की स्थापना कौन किया था? चोल राजवंश की स्थापना विजयालय ने किया था। कौन किया था? विजयालय ने किया था। विजयालय ने राजधानी किसको बनाया था? तंजौर को बनाया था। चोल शासकों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? चोल शासकों की प्रारंभिक राजधानी उरैयूर थी। उरैयूर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सूती वस्त्र के लिए। किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? राज प्रथम को माना जाता है। राज प्रथम का वास्तविक नाम क्या था? तो अरिमोली वर्मन था। क्या नाम था? अरिमोली वर्मन था। क्या नाम था? अरिमोली वर्मन। अब यहाँ पर देखो बात कर रहे हैं तो चोल राजवंश की स्थापना किसने किया था? विजयालय। विजयालय ने राजधानी किसको बनाया? तंजौर। चोल शासकों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? उरैयूर। और ये किस लिए प्रसिद्ध था? तो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? राजराज प्रथम को माना जाता है। राजराज प्रथम को वास्तविक नाम अरिमोली वर्मन था। ये पाल राजवंश की जब हम बात करते हैं तो पाल लोग कहाँ शासन करते थे? पाल लोग बिहार एवं बंगाल में शासन करते थे। तो पाल राजवंश की स्थापना कौन किया था? तो पाल राजवंश की स्थापना गोपाल ने किया था। कौन किया था? तो गोपाल ने किया था। गोपाल ने कहा? तो नालंदा में। नालंदा में क्या किया? एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया। तो गोपाल ने कहा? तो ओदंतपुरी में क्या निर्माण कराया था? एक बौद्ध मठ का निर्माण कराया था। ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण कराया था। याद रखना है, पाल शासकों की राजधानी कहाँ थी? पाल शासकों की राजधानी मुंगेर थी। पाल काल में कौन? तो दीपंकर जैसे विद्वान कहाँ? तो तिब्बत जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। याद रखना। अब यहाँ पर एक बार देख लेना है
कि पाल राजवंश की स्थापना कौन किया? पाल कहाँ शासन करता था? तो बंगाल एवं बिहार में। पाल राजवंश की स्थापना कौन किया? गोपाल। गोपाल ने कहा? तो नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया। वहीं ओदंतपुरी में एक बौद्ध मठ का, वहीं एक ओदंतपुरी में एक बौद्ध मठ का निर्माण कराया था, बौद्ध मठ का। पाल शासकों की राजधानी कहाँ थी मुंगेर, यानी मुंगेर। और पाल काल में कौन? दीपंकर जैसे विद्वान कहाँ? तिब्बत जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। यहाँ पर आइए, अब इसको मिलाने का नंबर, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 23 मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 74 को सही मिलाइए, इसका सही आंसर सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 का सी। आइए यहाँ पर सी में क्या मिलाइए? पहला का 3, पहला का 3 और दूसरा का 4, दूसरा का 4 का 2, डी का 2, डी का 1, डी का 1। आइए, यहां देखिए, यूरोप के प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुई? 23 बना, 23 से, 23 से। अब देखें यहां पर, यह सही आंसर है पेरिस की संधि। और क्रीमिया युद्ध का समय क्या माना जाता है? याद रखना है, क्रीमिया युद्ध का समय माना जाता है 1853 से 1856 ईस्वी। इस युद्ध में एक तरफ रूस था तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की था, और यह युद्ध अनिर्णायक रहा। इस प्रकार क्रीमिया युद्ध का अंत संधि के तहत हुई। इसे हम पेरिस की संधि के नाम जानते हैं, और यह संधि 1856 ईस्वी में हुई थी। अब देखें, क्रीमिया युद्ध की बात करते हैं तो क्रीमिया युद्ध का समय क्या है? 1853 से 1856 ईस्वी। क्रीमिया युद्ध में एक तरफ कौन था? एक तरफ रूस था, दूसरी तरफ कौन था? तो ब्रिटेन था, ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की इत्यादि। और ये युद्ध अनिर्णायक रहा। और क्रीमिया युद्ध का अंत की संधि के तहत हुई? तो पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि कब हुई थी? तो पेरिस की संधि हुई थी 1856 ईस्वी। कब हुई थी? 1856 ईस्वी में। इस प्रकार ये क्रीमिया का युद्ध अनिर्णायक रहा। और यहाँ आप देखिए, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उस असर की उपाधि नवाजित किया गया था? उस्ताद मंसूर को। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ था। और जहांगीर के दरबार में बिशन दास, दौलत मनोहर एवं उस्ताद मंसूर जैसे चित्रकार रहते थे। जहांगीर ने अपने चित्रकार बिशन दास को फारस भेजा था, वहां के राजा एवं उसके परिजन का चित्र बनाने के लिए। उस्ताद मंसूर पशु पक्षियों का चित्रकार था। इसके चित्रों में साइबेरिया का बिरला सारस एवं बंगाल का फूल सबसे अधिक प्रसिद्ध था। जहांगीर ने अपने चित्रकार बिशन दास को फारस। आप देखें, जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर का शासनकाल किस लिए प्रसिद्ध था? जहांगीर का शासनकाल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। जहांगीर के दरबार में कौन कौन विद्वान, कौन कौन चित्रकार रहते थे? जहांगीर के दरबार में बिशन दास, दौलत मनोहर एवं उस्ताद मंसूर जैसे चित्रकार रहते थे। उस्ताद मंसूर जैसे चित्रकार रहते थे। जहांगीर अपने चित्रकार बिशन दास को कहाँ भेजा था? तो फारस भेजा था। फारस क्या? तो वहां के राजा एवं उसके परिजन का चित्र बनाने के लिए। अब देखो, उस्ताद मंसूर क्या चीज का था? उस्ताद मंसूर पशु पक्षियों का चित्रकार था। और उस्ताद मंसूर क्या चीज का? पशु पक्षियों का चित्रकार था।
पशु पक्षियों का चित्रकार था। और इसके चित्रों में शामिल किया जा सकता है साइबेरिया का बिरला सारस। इसके चित्रों में शामिल किया जा सकता है साइबेरिया का बिरला सारस, साइबेरिया का बिरला सारस एवं बंगाल का फूल, एवं बंगाल का फूल सबसे अधिक प्रसिद्ध, बंगाल का फूल सबसे अधिक प्रसिद्ध था। अब देखें यहाँ पर जहांगीर के शासन काल में सबसे अधिक किसका विकास हुआ? चित्रकला का। जहांगीर दरबार में कौन कौन चित्रकार रहते थे? बिशन दास, दौलत, मनोहर एवं उस्ताद मंसूर। जहांगीर अपने चित्रकार बिशन दास को कहाँ भेजा जाता था? फारस, वहां के राजा एवं उसके परिजन का चित्र बनाने के लिए। उस्ताद मंसूर पशु पक्षियों का चित्रकार था। इसके चित्रों में साइबेरिया का बिरला सारस एवं बंगाल का फूल सबसे अधिक प्रसिद्ध। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको VVI कर देना है, VVI कर दें, VVI। अब यहाँ पर क्या है, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था और सही आंसर है VVI। अब यहाँ पर हम देखें कि इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अब है क्या कि इतिहासकार जियाउद्दीन फिरजी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसको कहा था? फिरोज शाह तुगलक को कहा था, याद रखना है। और याद रखना है बर्नी ने जिस पुस्तक की रचना की उसका क्या नाम था? तारीख ए फिरोज शाही। उसका नाम तारीख ए फिरोज शाही था, तारीख ए फिरोज शाही था। क्या नाम था? तारीख ए फिरोज शाही। अब देखिए यहाँ पर ये बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन था। यह गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी बैठा था और बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन बलबन, बहाउद्दीन बलबन था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन। और ये किस नाम से गद्दी पे बैठा था? गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पे बैठा था। गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पे बैठा था। ठीक है। अब बलबन किसका गुलाम था? तो बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। अब यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी की जब हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम भूमि का पैमाइश कराया था। क्या कराया था? तो भूमि का पैमाइश कराया, भूमि का पैमाइश कराया। पैमाइश मतलब नाप। और इसके समय में भूमि कर उपज का कितना लिया जाता था? 1/2 भाग। याद रहेगा, 1/2 भाग। आगे बढ़ जाए, अब एक बार हो जाए। यहाँ पर देखे क्या करते हैं हम, और देखो और बात हम करते हैं यहाँ बलबन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन बलबन था। इस किस नाम से गद्दी बैठा? गयासुद्दीन बलबन के नाम से। बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। अब देखिए बर्नी ने कौन सी पुस्तक की रचना की? तारीख ए फिरोज शाही। और अलाउद्दीन खिलजी ने सब दिल्ली सल्तनत पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम भूमि का क्या क्या पैमाइश कराया। इसके बाद क्या किया? भूमि कर निर्धारित किया। इसके समय भूमि कर उपज का 1/2 भाग लिया जाता था। अब देखो निम्नलिखित कवियों में से अकबर ने किसे मलिक उस शोरा की पदवी प्रदान की थी? तो फैजी को। फैजी कौन था? अकबर का दरबारी कवि था। फैजी कौन था? अकबर का दरबारी कवि था। कौन था? अकबर का फैजी अकबर का दरबारी कवि था, दरबारी कवि था। याद रखना, अकबर का दरबारी कवि था। अब यहां पर देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मैडम बलाबतस की। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क की धरती पर हुई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जर्मन रूसी रक्त की महिला मैडम बलाबतस की एवं अमेरिकी सेनाधिकारी हेनरी अल्कॉट ने किया था। और थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्यालय 1882 ईस्वी में भारत में मध्याह समीप अड्यार में स्थापित किया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की जब हम बात करते हैं
तो भारत की धरती पर थियोसोफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने के लिए एनी बेसेंट को जाता है। किसको? एनी बेसेंट। अब देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी हुई। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो न्यूयॉर्क की धरती पर, न्यूयॉर्क की धरती पर। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? तो जर्मन रूसी रक्त की महिला, जर्मन रूसी रक्त की महिला कौन? मैडम ब्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की एवं अमेरिकी सैन्य अधिकारी, एवं अमेरिकी सैन्य अधिकारी, एवं अमेरिकी सैन्य अधिकारी हेनरी अल्कॉट, हेनरी अल्कॉट, हेनरी अल्कॉट। और थियोसोफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने का अब थियोसोफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? एनी बेसेंट को जाता है। किसको जाता है? एनी बेसेंट। थियोसोफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने से एनी बेसेंट को जाता है। और याद रखना है और थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ? तो मद्रास के समीप, मद्रास समीप कहाँ स्थापित किया गया था? अड्यार में स्थापित किया था। कब स्थापित किया था? 1882 में। एक बार हो जाए यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। कहाँ हुई? तो न्यूयॉर्क में। कौन स्थापना किया था? जर्मन रूसी रक्त की महिला कौन? मैडम ब्लावत्स्की एवं अमेरिकी सैन्य अधिकारी कौन किया? हेनरी अल्कॉट। थियोसोफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय कौन बनाया? एनी बेसेंट। कहाँ पर? तो एनी बेसेंट। थियोसोफिकल सोसाइटी का भारत में मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो मद्रास समीप अड्यार में। कब स्थापित? 1882 ईस्वी में। अब यहाँ पर देखते हैं कि महादेव गोविंद रानाडे, इन्हें महादेव गोविंद रानाडे किसके राजनीतिक गुरु थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले के, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। अब देखिए यहाँ पर। और महादेव गोविंद रानाडे को क्या कहा जाता? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता। क्या कहा जाता? महाराष्ट्र का सुकरात। हो गया। यहां पर देखिए अब SST पोलॉजियस है तो इसको देखें, जो अच्छा लगे इसे ले लेना, ठीक ना? अपना बैच है। अब यहां पर 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? तो ये किससे संबंधित था? तो बाल मजदूर से। और याद रखना है 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके समय में पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में पारित किया गया था। अब ये बताइए इस एक्ट में क्या हुआ? 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कार्य पर रोक लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया था। अब यहां पर क्या दिखता है कि याद बताओ तो प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब? 1881 में। किसके समय? लॉर्ड रिपन। और इस एक्ट में क्या हुआ? तो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कार्य पर क्या किया गया? रोक लगा दिया, यानी रोक। अब यहां पर देखिए क्या है? निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? तो बहावी आंदोलन। अब ये बहावी आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना है बहावी आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो बहावी आंदोलन अरब में कहाँ से? तो अरब में ईरान से प्रारंभ हुआ था। बहावी आंदोलन को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य किससे था? बहावी आंदोलन को प्रारंभ क्यों किया था? इब्न अब्दुल बहाव, इसलिए इस आंदोलन का नाम पड़ा बहावी। बहावी आंदोलन के प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य इस्लाम की शुद्धता को बहाल करना था।
भारत में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। भारत में बहावी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के श्रेय सैयद अहमद बरेलवी को जाता है। अब देखिए बहावी आंदोलन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन, और ये बहावी आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? बहावी आंदोलन अरब से प्रारंभ हुआ। अरब में कहाँ प्रारंभ हुआ? ईरान से प्रारंभ हुआ। और इसको प्रारंभ कौन किया था? इब्न अब्दुल बहाव ने किया था। बहावी आंदोलन को इब्न अब्दुल बहाव ने किया था। मुख्य उद्देश्य क्या था आंदोलन का? मुख्य उद्देश्य क्या था आंदोलन का? मुख्य उद्देश्य इब्न अब्दुल बहाव, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम की शुद्धता को, इस्लाम की शुद्धता को, इस्लाम की शुद्धता को बहाल करना था। क्या करना था? बहाल करना था। याद रखने, बहावी आंदोलन के भारत में मुख्य केंद्र कौन था? पटना। बहावी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने से किसको जाता है? सैयद अहमद बरेलवी को, सैयद अहमद बरेलवी को जाता है। अब देखें यहाँ पर बहावी आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो याद रखना है, बहावी आंदोलन की जब हम बात करते हैं, बहावी आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो अरब से। अरब में कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ईरान से। और इसको प्रारंभ करने से किसको? इब्न अब्दुल बहाव को। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस्लाम की शुद्धता को बहाल करना था। यह भारत में इसके बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? पटना। और यहाँ पर लोकप्रिय बहावी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने से किसको जाता है? सैयद अहमद बरेलवी को जाता है। खिलाफत आंदोलन की जब हम बात करते हैं, खिलाफत आंदोलन और तुर्की के खलीफा के सम्मान की रक्षा के लिए चलाया गया था। भारत में खिलाफत आंदोलन के दो प्रमुख नेता थे, मौलाना मोहम्मद अली एवं मौलाना शौकत अली। इन्हें क्या कहा गया? अली बंधु कहा गया है। याद है क्या कहा गया? अली बंधु। तो याद रखना है खिलाफत आंदोलन का समय क्या है? 1919 से 1922 ईस्वी। खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं तो क्यों प्रारंभ किया गया था? तुर्की के खलीफा के सम्मान के लिए, तुर्की के खलीफा के सम्मान के लिए प्रारंभ किया गया था। यानी बताओ खिलाफत आंदोलन के दो प्रमुख नेता थे, कौन कौन? तो मौलाना मोहम्मद अली। कौन कौन? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली एवं मौलाना शौकत अली, एवं मौलाना शौकत अली। शौकत अली, इसे क्या कहा गया? अली बंधु कहा गया। क्या कहा गया? अली बंधु कहा गया। आइए अब हम देखते हैं मोपला विद्रोह की बात करते हैं। यहां पर देखिए क्या है? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 1921 ईस्वी में। और कहां प्रारंभ हुआ था? तो केरल। केरल में कहां? तो मालाबार तट पर, केरल में मालाबार तट पर। इसका प्रमुख नेता कौन था? अली मुस्लियार था। अली मुस्लियार। मोपला विद्रोह किस आंदोलन से प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन समय। अब आ जाओ यहां पर, यहां देखिए क्या है? तो खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन समय क्या है? 1919 से 1922 ईस्वी। खिलाफत आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था? खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के सम्मान की रक्षा के लिए। भारत में खिलाफत आंदोलन दो प्रमुख नेता कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली एवं मौलाना शौकत अली। इसे क्या कहा गया? अली बंधु। अब देखिए मोपला विद्रोह, इसका समय क्या है? तो 1921 ईस्वी में। ये कहाँ प्रारंभ हुआ? केरल के मालाबार तट पर। ये इसके प्रमुख नेता कौन थे? अली मुलियार थे, अली मुस्लियार। और ये मोपला विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? और सहयोग आंदोलन समय प्रारंभ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था? 23 बताएं। 23 है।
23 बताओ। और इसका औपचारिक रूप से 23, इसका आंसर बताओ। 23 से। और इसका आंसर देगा कलकत्ता अधिवेशन। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने किया था। और इसी अधिवेशन में उन्होंने सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। दादा भाई नेहरू जी को इतिहास में हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम जानते हैं। और इन्होंने ही, ये बहुत बड़ा अर्थशास्त्री थे, इन्होंने सर्वप्रथम भारतीयों का ध्यान अंग्रेजों के धन निष्कासन के सिद्धांत की ओर दिलाया और कहा भारत का धन गिर जा रहा है। और दादा भाई नेहरू जी ने इसी पे एक पुस्तक लिखी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आप खुद यहाँ पर एक चीज को समझने का प्रयास किए। अधिवेशन ये 1906 में कौन किया था? तो दादा भाई नेहरू जी का ये वक्त है। ये वक्त है दादा भाई नेहरू जी को। ये सब तो नहीं जानो ना तो बुद्धि पर इसको बना देना है। अब देखो, दादा भाई नेहरू जी की बात करते हैं तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो दादा भाई नेहरू जी। और याद रखना है, बनारस अधिवेशन 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। आइए, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। आइए, 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? 1907 के सूरत अधिवेशन की कौन? रास बिहारी घोष ने किया था। ठीक ना? और दादा भाई नेहरू जी बहुत बड़ा अर्थशास्त्री, बहुत बड़ा अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री। और इन्होंने सर्वप्रथम भारतीयों का ध्यान अंग्रेजों के धन निष्कासन की सिद्धांत की ओर दिलाया और एक पुस्तक लिखा, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक ना जवान? देखो यहां पर आ गए। देखिए, 83 में वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया, वो कौन था? तो स्वामी श्रद्धानंद। अब यहाँ पर मदन मोहन मालवीय को किस नाम से जानते हैं? महामना के नाम जानते हैं, महामना। याद रखना। लाला लाजपत राय को किस नाम जानते हैं? पंजाब केसरी एवं पंजाब के शेर के नाम जानते, पंजाब के शेर के नाम जानते, पंजाब के। आइए, यहाँ गांधी जी के डांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह साबरमती आश्रम से डांडी तक का मार्च था। ठीक है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। सही है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। गांधी नमक नहीं बनाया था, गांधी नमक नहीं बनाया। इसलिए सही आंसर सी हो जाएगा। और असत्य कथन चुनना है ना, इसलिए सही आंसर सी हो जाएगा। आइए, यहां देखिए, कल्चर रिवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? 23 इस प्रश्न का जवाब दो। 23 से। और याद रखना है 23 इसका बर्थ। जल्दी जवाब दो। अब देखो, कल्चर रिवोल्यूशन का समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? माओ जेदांग थे। अब यहां पर हम ये जानना कि कल चाइना में कल्चरल रिवोल्यूशन का समय क्या है? तो 1966 से 1976 ये कल्चरल रिवोल्यूशन कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। याद रखना है। और यह राजनीतिक, यह किससे थी? यह सामाजिक सुधार से था। यह सामाजिक, इसका संबंध सामाजिक सुधार से था। किससे? सामाजिक सुधार से था।
सामाजिक सुधार से था। अब पूछेगा कि इसका नेतृत्व किसने किया था? सामाजिक सुधार से इसका नेतृत्व कौन किया था? तो मऊ इसका नेतृत्व किया था मऊ जेडोंग ने किया था, मऊ जेडोंग। इससे हम किस नाम जानते हैं? इसे हम माओत्से तुंग के नाम जानते हैं, माओत्से तुंग के नाम जानते हैं। और सन्यास सेन को चीन का क्या कहा गया? सन्यास सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा गया। क्या कहा गया? चीन का राष्ट्रपिता। सन्यास सेन को कहा गया, क्या कहा गया? चीन का राष्ट्रपिता कहा गया, चीन का राष्ट्रपिता कहा गया, चीन का राष्ट्रपिता। अब आइए यहां पर हम देखते हैं कि कल्चरल रिवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो कौन थे? तो मऊ जेदांग थे। अब चाइना में कल्चरल रिवोल्यूशन का समय क्या है? तो 1966 से 1976। ये कहाँ प्रारंभ हुआ? चीन में। उद्देश्य क्या था इस रिवोल्यूशन का? सामाजिक सुधार से। इसकी शुरुआत कौन की? थे माओ जेदांग। और माओ जेदांग को किस नाम से? माओ से तुंग। और सन्यास सेन को क्या कहा गया? चीन का राष्ट्रपिता कहा गया। और ये चीनी क्रांति के नायक भी थे। ये डॉक्टर सन्यास सेन चीनी क्रांति के नायक भी थे, चीनी क्रांति के नायक। और चीनी क्रांति कब हुआ था? 1911 ईस्वी। ठीक ना? आइए अब इसको जल्दी बनाइए। स्पेनिंग जेनी की आविष्कार किसने किया था? तेजी से। और कौन किया था? तो तेजी से बताना कौन किया था। 86, क्वेश्चन नंबर 86। जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। कब किया था? तो 1764 ईस्वी में किया था। और ये कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड के रहने वाला था। और इसके विकास से क्या हुआ कि सूती वस्त्र की क्वालिटी बढ़ी और साथ में कम समय में अधिक से अधिक सूती वस्त्र को बुना जा सकता था, यानी तैयार किया जा सकता था। इसका सही आंसर सी होता है। अब यहां पर देखिए, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के बॉम्बे दहेज में दिया गया था? तो पुर्तगाली को। और पुर्तगाल के राजकुमारी का क्या नाम था? कैथरीन। और कैथरीन की शादी कब हुई थी? 1661 ईस्वी में। किसके? इंग्लैंड के राजकुमार। कहाँ का राजकुमार? इंग्लैंड के राजकुमार, चार्ल्स द्वितीय के साथ हुई थी। चार्ल्स द्वितीय के साथ हुई थी। और दहेज में क्या मिला था? तो मुंबई। दहेज में मुंबई मिला था। और याद रखना है, पुर्तगालियों ने भारत अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई थी? 1503 ईस्वी में। कहाँ लगाई थी? तो कोच्चिन में। कहाँ? कोच्चिन में, 1503। और ये याद रखना है। और यहाँ पर हॉलैंड की बात करते हैं तो याद रखना, हॉलैंड को किस नाम से? नीदरलैंड के नाम जानते हैं। कहाँ? नीदरलैंड। फ्रांसीसियों ने भारत अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब लगाई? तो 1668 ईस्वी में। और कहाँ लगाया था? तो सूरत में। कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था। यहां देखिए, ये नवीन सर का फोटो है और इसे देखिए कॉमन पेपर, इसको लेने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखें, ले, समझें। आओ यहां देखिए, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया था? सूरत में लगाया था। कब लगाया था? तो 1668 ईस्वी में। डच ने पुलिकट में अपनी कोठी कब लगाया था? तो 1610 ईस्वी में लगाया था। और पुर्तगाली ने यहाँ पर व्यापारी कोठी कब लगाई? तो 1503 ईस्वी में लगाई थी। याद रहेगा। याद रखना, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? याद रखना है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो कहाँ लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने सूरत में। कब लगाया? तो 1668 ईस्वी में।
कोच्चिन में पहला कारखाना कौन लगाया? तो पुर्तगाली लगाया। कब? 1503 में। पुलिकट में डच ने अपना कारखाना कब लगाया? तो 1610 ईस्वी। आइए यहां पर अब आप देख, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन कहा था? बी डी सावरकर ने कहा था। आरजी मजूमदार ने 1857 के विद्रोह के बारे में क्या कहा था? यह ना तो प्रथम था, ना तो प्रथम था, ना तो राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। बिपिन चंद्रपाल कौन थे? गरम दल के नेता। गरम दल, गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता थे। आइए यहां देखिए, निम्न तालिकाओं पर ध्यान दें। आप इसका 90 का क्वेश्चन में 90, चलिए बताएं। ये नागपुर अधिवेशन की बात करते हैं। पहला का ए नागपुर, दोसर का सी, तेसर का बी, चौथा का ई, पांचवा का डी। अब इसको मिलाइए। पहला का ए का सही आंसर। आइए आप, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था निम्नलिखित के अंतर्गत, तो किसके लिए की गई थी? मुसलमानों के लिए निर्वाचन की। और अब देखो यहां पर मोर्ले मिंटो सुधार, किसके? मोर्ले मिंटो सुधार। और ये मोर्ले मिंटो सुधार प्रकाश में कब आया था? 1909 ईस्वी में। सामन कमीशन अपना रिपोर्ट कब दिया था? मई 1930 ईस्वी। कम्युनिटल अवार्ड की घोषणा कब हुई थी? 16 अगस्त, 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932। आइए, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, भारत सरकार के अधिनियम 1935 के विरुद्ध, मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। इनमें से कोई नहीं, क्या ही होगा? तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया था 1917 में। कब? 1917। और वह समय कौन था? चंपारण। चंपारण सत्याग्रह में गांधी के नेतृत्व का विरोध कौन किया था? एनजी रंगा। कौन किया था? एनजी रंगा ने किया। एनजी रंगा। अब देखिए, गांधी के साथ और कौन लोग चंपारण गए थे? 23 से बताना है। 93 का 3, 23 से 93, 93 का बी, 93 का बी हो, 93 के बी, 93 का बी। 1, 3, 4, 6। देखिए, वर्ष 1920 1922 के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश है? विदेशी वस्तुओं की खरीदारी अंश था। विदेशी वस्तुओं की खरीद नहीं। अस्पृश्यता हटाना, हिंदू मुस्लिम एकता प्रोत्साहन, और इसका से उपरयुक्त में से एक से अधिक डी। इसका डी होगा, 94 का डी। आइए अब 95 बनाए। 95। इसका कई ए। और याद रखना 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर किसके याद में? चौधरी चरण सिंह की जयंती पर, जयंती पर।
23 दिसंबर को अखिल भारतीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। और किसको? चौधरी चरण सिंह की जयंती। आइए 96 में आए कि भारत में वह नियंत्रण को बढ़ावाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से कौन एक युद्ध में शामिल नहीं था? आंगल बंगाल नहीं था। आंगल बंगाल नहीं था। आंगल मराठा युद्ध था और आंगल सिख था। ये आंगल बंगाल कोई युद्ध नहीं था, याद रखना है। आइए यहाँ पर भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जियो। यह कथन किसका है? टीपू सुल्तान का था। रणजीत सिंह अफगानिस्तान के किससे? अफगानिस्तान के। रणजीत सिंह अफगानिस्तान के किससे? शाह शुजा से। शाह शुजा से क्या प्राप्त किया था? कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा प्राप्त। कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। गुरु गोविंद सिंह, ये इन्होंने औरंगजेब को फारसी भाषा में जो पत्र लिखा उसको हम क्या कहते हैं? जफरनामा। जफरनामा। गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब को फारसी भाषा में जो पत्र लिखा, फारसी भाषा में, इसको क्या कहा गया? जफरनामा। जफरनामा। देखिए निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की? तो विश्व भारती की महात्मा गांधी ने की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में गांधी ने किया था, ठीक है। कहां? तो गुजरात। गुजरात कहां? अहमदाबाद। अहमदाबाद। आइए सेवाग्राम। अब उसके बाद अब ये बताना है, अब ये हमें बताना है सेवाग्राम की स्थापना कब हुई थी? 23 बताइए। 23 से 1936। कहां? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहां? वार्धा। विश्व भारती की स्थापना 1921 में कहां? पश्चिम बंगाल। कहां? शांति निकेतन। कौन किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर ने किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, याद है। पश्चिम शांति निकेतन। अब आइए साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? साबरमती आश्रम की स्थापना 1916। कहां? गुजरात। गुजरात में कहां? अहमदाबाद। सेवाग्राम का स्थापना 1936 में कहां? तो महाराष्ट्र के वार्धा में महात्मा गांधी ने किया था। विश्व भारती की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किया था। कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब? 1921 पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन। आइए अब देखें यहाँ पर पीजीटी हिस्ट्री की सेशन 11 12 की बात हो रही है और ये कॉमन पेपर, इसको देखें और ले समझें। आप आइए यहाँ पर देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो भारत भाग विधाता के नाम, तत्वबोधनी पत्रिका। भारत भाग विधाता के नाम से किस पत्रिका में? तत्वबोधनी पत्रिका में। तत्वबोधिनी। तत्वबोधनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तत्वबोधनी पत्रिका में, याद रहेगा। तत्वबोधिनी। और जनगण मन को गाने में कितना वक्त लगता है? कितना वक्त लगता है? 23 बताना। जनगण यानी जनगण मन को इसे 52 सेकेंड में गाया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में इसे 20 सेकेंड में गाया जा सकता है। 20 सेकेंड में गाया जा सकता है। जनगण मन को अंग्रेजी में अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया। इंडिया के नाम से किया। मक्का में काबा इस्लाम के सर्वाधिक पवित्र स्थान को निम्नलिखित में से किस नाम जाना जाता है? 23 से बताता।
23 बताना है। 100 का आंसर क्या होगा? 23 से 100 का आंसर ए होगा। और इसका अर्थ है पवित्र मस्जिद। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पवित्र मस्जिद, पवित्र मस्जिद। तो अब यहां देखिए 101, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेज बस्ती कौन सी थी? 23 बताना, 23 बताना है। 101, 23 से 101। और इसकी स्थापना 1607 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1607 ईस्वी, 1607 ईस्वी में हुई। यहां देखिए दादाजी कोंडदेव कौन थे? तो शिवाजी के कीर्ति, शिवाजी के संरक्षक थे। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। शिवाजी के मामा का नाम क्या था? शाइस्ता खां। क्या था? शाइस्ता खां। तीन में क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित था? तो स्पेन के द्वारा। कोलंबस को अमेरिका को किस नाम जाना जाता था? नई दुनिया। अमेरिका को नई दुनिया के नाम जानते हैं, नई दुनिया। अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन, रेड इंडियन, रेड इंडियन। आइए, इंग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो याद रखना है, इंग्लैंड की धरती पर गौरवपूर्ण क्रांति हुई। कौन सी क्रांति? गौरवपूर्ण क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। और गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। इंग्लैंड के सम्राट किसके? तो जेम्स द्वितीय के समय में, जेम्स द्वितीय के समय में। पुर्तगाली की जब हम बात करते हैं तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्मीडिया था। अल्मीडिया ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो नीला पानी, नीला पानी की नीति, नीला पानी। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? पूना समझौता के उद्देश्य का दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व। सही आंसर भी। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? गांधी एवं अंबेडकर के बीच, गांधी एवं अंबेडकर, अंबेडकर। और ये पूना समझौता कब हुआ था? 26 सितंबर, सितंबर 1932। इसका 2 डेट मिलता है, 24 सितंबर 1932। पूना समझौता के तहत महात्मा गांधी की तरफ सिग्नेचर कौन किया था? गांधी की तरफ सिग्नेचर किया था मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। पूना समझौता के तहत प्रांतीय विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी? 71 से बढ़ाकर 147 कर दी। केंद्रीय विधानसभा में सीटों की संख्या में वृद्धि कितनी की गई थी? 18%। आइए, किसने कहा था महात्मा गांधी भागते भूत की भांति धूल उड़ाते, अस्तर उड़ाते नहीं? ये कहा था अंबेडकर कहा था। कौन कहा था? अंबेडकर। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को, कहा? उड़ीसा के कटक में, उड़ीसा के कटक में हो, याद रखना है। चर्चिल की जब हम बात करते हैं तो याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन समय चर्चिल की बात करते हैं तो इसने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा, अर्धनग्न फकीर। लेकिन गांधी को सर्वप्रथम अर्धनग्न फकीर जिसने किया था उसका नाम था फ्रैंक मॉरिस। गांधी को सर्वप्रथम अर्धनग्न फकीर किया था, उसका नाम था फ्रैंक मॉरिस, फ्रैंक मॉरिस, याद रखना, फ्रैंक मॉरिस। यहां देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार मैं लेकर होगा? 1916 के लखनऊ अधिवेशन। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले।
गोपाल कृष्ण गोखले। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार। आइए नंबर 7 क्वेश्चन बनाइए। नंबर 7 है, कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? 1453। 1453 कुस्तुनतुनिया क्यों पतन हुआ था? क्योंकि इस मार्ग पर किसका अधिकार हो गया? इस मार्ग पर तुर्कों का अधिकार हो गया। किसका? तुर्कों का अधिकार हो गया। और तुर्क के अधिकार होने से क्या हुआ था? यूरोप का, किसका? यूरोप का पूर्वी देशों के साथ, यूरोप का पूर्वी देशों के साथ 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 व्यापार समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। आइए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? तो कौन था? तो राजा राम मोहन राय। अरविंद घोष ने कौन सी और अरविंद घोष ने लाइव कौन पुस्तक लिखी? लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन जैसी पुस्तक की रचना की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर को महाराष्ट्र का, या देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो ये क्या? देवेंद्रनाथ इतने ब्रह्म समाज का नेतृत्व, ब्रह्म समाज का नेतृत्व, ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय के मरने बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था। 1938 के माह में म्यूनिख सम्मेलन में निम्न से क्या स्पष्ट रूप से रोका गया था? चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी का आक्रमण। अब है कि ये म्यूनिख सम्मेलन 1938 में हुआ था। म्यूनिख कहाँ है? ये जगह जर्मनी में, ये जगह जर्मनी में है, इसलिए इसको कहा गया म्यूनिख में ये सम्मेलन हुआ, इसलिए ये सम्मेलन का नाम पड़ गया म्यूनिख सम्मेलन। और ये सम्मेलन कब हुआ था? 1938 में। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी के आक्रमण को रोकना। आइए यहां पर, सोन नदी बिहार के किस स्थान से गंगा मिलती है? क्या ये इतिहास का प्रश्न है? फिर भी नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाता है पटना पश्चिम से मने। यहां तक के सफर में हम ये जानना चाहते हैं, मेरे जवान कोई दिक्कत है? मेरे जवान कोई दिक्कत है? कोई जवान को दिक्कत है तो बोलेगा। जवान तेज बोलो, कोई दिक्कत है जवान को? हिस्ट्री के महामंडलेश्वर कौन है? रंजन मिश्रा। रंजन मिश्रा कहां से आप? रंजन मिश्रा सुनो जवान का कमेंट हमें भी अच्छा लगा, ये कमेंट कई बार आया भी है। ये कहते हैं सर आप हिस्ट्री का महामंडलेश्वर हैं। कबूल है, कबूल है, कबूल। चलें, चलते चलते सहंसा कहता है दिल की गहराइयों से अपने जब। तबाक है, तबाक है।